हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था एक जनरल का क्वेश्चन कि किस तरह से हमारे को जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। और आई थिंक उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग के जो रूल्स है, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग प्लेस करके जनरल एंट्रीज हमारे को पास करनी है। तो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो हमने जनरल एंट्रीज की थी वो केवल सिंपल जनरल एंट्रीज थी। सिंपल जनरल एंट्रीज इट मीन्स उसमें केवल दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, वन अकाउंट वाज डेबिट एंड वन अकाउंट वाज क्रेडिट। बट स्टूडेंट, अकाउंटिंग के अंदर या जनरल एंट्रीज के अंदर सिंपल एंट्रीज के अलावा भी और एंट्रीज होती है जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट भी अफेक्ट होते हैं। यानी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाए, या हो सकता है दो या दो से ज्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए। तो इस तरह की जब जनरल एंट्री होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। हमने जो पहले की थी क्वेश्चन में वो थी सिंपल जनरल एंट्रीज जिसमें केवल दो ही अकाउंट थे, एक डेबिट हो रहा था एक क्रेडिट हो रहा था। लेकिन ऐसे एंट्रीज भी होंगी जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो जनरल एंट्रीज होती है उनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी कंपाउंड एंट्रीज। तो स्टूडेंट, कंपाउंड एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कंपाउंड एंट्रीज के साथ साथ में हम कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को भी आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो नॉर्मल हमने जो ट्रांजेक्शन किए थे उन नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के अलावा भी और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो होता है। तो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो के अंदर आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। क्या? बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। इट मीन्स आज जो हम एंट्रीज करेंगे उन एंट्रीज के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम बैंक के साथ में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स की क्या जनरल एंट्रीज पास होगी। वैसे इसमें भी कोई नया इश्यू नहीं है, जो आपने अकाउंटिंग जो रूल्स पढ़े हैं जनरल एंट्रीज के, उन अकाउंटिंग रूल्स के थ्रू भी आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है उनका, तो उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हम लेते हैं अमाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? अमाउंट या कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। अगर हम कोई कैश या कोई अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होंगी। या फिर कभी कभी ट्रांजेक्शन में ये भी लिखा होता है कि ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। क्या हो सकता है? ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया कैश डिपॉजिट करवा के। या फिर ये भी हो सकता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दोनों ट्रांजेक्शन सेम ही है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ हमें एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है। वो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद ही बैंक अकाउंट जो है वो ओपन होता है। तो ट्रांजेक्शन सेम है, या तो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाए बैंक में या फिर बैंक से अमाउंट डिपॉजिट करके आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो उन दोनों केस के अंदर जनरल एंट्रीज क्या होंगी? तो डिपॉजिट करवाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे हुई एंट्री? तो देखिए, दो ट्रांजेक्शन मतलब दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, सभी को पता है। कौन सा पर्सनल है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाना है बैंक के अंदर तो बैंक कौन हो गया? रिसीवर, इसलिए डेबिट हो गया। कैश, कैश कौन सा टाइप का अकाउंट है? रियल टाइप का। कैश रियल टाइप का है, असेट्स है कैश, इसलिए रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश भी जा रहा है अपने पास से बैंक में, तो कैश गोज आउट, तो इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। तो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने की एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हम देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। जैसा ये तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया था, अगला ट्रांजेक्शन है विड्रॉल फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या तो ये लिखा हो या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी लिखा हो सकता है। कुछ भी हो, चाहे विड्रॉ फ्रॉम बैंक हो या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज हो, तो जनरल एंट्री क्या होगी? तो जो आपने एंट्री की थी बैंक में डिपॉजिट करवाने की, उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं और इस एंट्री के अंदर आप बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। क्लियर? बैंक से विड्रॉल किया है, कैश आ रहा है अपने पास में, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर दिया। और बैंक कौन है, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। तो ये दो एंट्री हो जाएगी, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाने की और बैंक से अमाउंट विड्रॉल करने की। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। स्टूडेंट आप सभी को पता है बैंक हमारे को बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करवाता है, लाइक एटीएम कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, एसएमएस फैसिलिटीज, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज, लोकर्स फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है। तो उस फैसिलिटी के लिए बैंक क्या है, हमसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है। उस फैसिलिटी के लिए बैंक हमसे अमाउंट चार्ज करता है। तो जब बैंक हमारे अकाउंट से किसी टाइप की फैसिलिटी का अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक क्यों हुई, बैंक चार्जेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और अकॉर्डिंग टू द रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उस रूल के अकॉर्डिंग बैंक चार्जेस तो हो गया हमारा डेबिट, टू लिखा हमने बैंक अकाउंट। अब टू बैंक क्यों आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक जब भी इस तरह के कोई चार्जेस हमसे लेता है तो वो लेने के लिए हमारे घर पे नहीं आता है या हमसे कैश में नहीं लेता है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो चार्जेस जो है हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता है, यानी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से चार्ज कर लेता है। चार्ज करने का मतलब उसमें से काट लेता है। तो पे कौन कर रहा है बैंक को, वो पेमेंट हमारा बैंक अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, ये जहां पर भी हम बैंक बैंक शो कर रहे हैं वहां पर वो बैंक का मतलब है हमारा जो कंपनी का या फर्म जो है हमारी, उस बिजनेस फर्म का बैंक अकाउंट शो रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर। ठीक है, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए ये एंट्री हो जाएगी। उसी तरह से बैंक, जैसा मैंने कहा, बैंक हमारे को बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, तो उसमें बैंक हमारे को लोन प्रोवाइड करने का काम भी करता है। बैंक लोन देता है, तो जब बैंक हमारे लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या करता है, बैंक हमारे लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अगर हमारे लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, तो एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम ऐसा ही देख लो, बैंक चार्जेस को डेबिट किया था हमने, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस था। उसी तरह से इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? चलिए ये एंट्री नोट कर लो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी, जैसे हमने इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक लिख दिया, हम जब अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी है। जिस तरह से हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, उसी तरह से हमने जो अपने डिपॉजिट्स बैंक में करवाए हैं उन पर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ भी करता है, यानी इंटरेस्ट हमें देता भी है। तो जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम। और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट्स रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट इनकम है तो हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। क्यों किया, सेम इसीलिए क्योंकि जैसे बैंक हमारे अकाउंट से ही चार्ज कर लेता है जो भी चार्जेस होते हैं वो, यानी हमारे अकाउंट से डायरेक्ट काट लेता है, उसी तरह से अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हमें घर पे देने नहीं आएगा या हमें वो इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट के अंदर वो अमाउंट जो है वो ऐड कर देगा, यानी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट के पैसे ऐड कर देगा। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्या है, रिसीवर है।
और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक हमारा को रिसीवर है, बैंक अकाउंट हमारा, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया और यहां पर बैंक क्रेडिट हुआ था। बेटा कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी आप सोच रहे होगे सर अभी आपने ही कहा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। और इस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो बैंक तो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक तो रिसीवर कहां हुआ, बैंक तो गिवर हुआ। और अकॉर्डिंग टू द रूल बैंक तो सीआर होना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने पहले ही बोल दिया आपको, यहां पर जो हम ये जितने भी एंट्रीज के अंदर बैंक बैंक शो कर रहे हैं, इस बैंक का मतलब है हमारी फर्म का जो बैंक अकाउंट है वो, क्या इस बैंक का मतलब है हमारी फर्म का जो बैंक अकाउंट है वो। तो इस बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, अमाउंट एड हो रहा है, तो हमारा अकाउंट जो है वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ, इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना सा देखना है आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट एड हो रहा है, आपके अकाउंट से लेस हो रहा है। अगर आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट एड हो रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, क्योंकि आपका अकाउंट रिसीवर है। और अगर आपके अकाउंट से अमाउंट लेस हो रहा है यानी डिडक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो कम हो रहा है यानी आपका अकाउंट गिवर है, इसलिए हम उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है इसको। चलिए ये तो हो गए हमारे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक चार्जेस, डिपॉजिट करवाने का, विड्रॉल करने का हो गया। अब स्टूडेंट बहुत सी बार क्या होता है कि किसी कोई कस्टमर जो है वो आपको चेक से पेमेंट करता है, कोई कस्टमर आपको कैश नहीं देकर के आपको चेक से पेमेंट करता है, तो उस चेक को आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, अ चेक ऑफ ₹10,000 गिवन बाय राम एंड डिपॉजिट दैट चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। राम ने आपको एक चेक दिया और उस चेक को आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया सेम डे, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, क्या होगी, मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। चेक रिसीव हुआ और उसी दिन उसको बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट का मतलब है हम यहां पर नाम लिखेंगे, जिसने भी वो चेक हमें दिया है हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे राम ने दिया था तो मैं नाम लिख दूंगा, एक्स ने दिया है तो एक्स लिख देंगे, वाई ने दिया है तो वाई लिख देंगे, जो भी देगा पर्सन उसका नेम यहां पर लिख देंगे। और देने वाले कौन होते हैं, हमारे डेटर्स, तो इसलिए मैंने यहां पर डेटर्स लिखा है। तो आपको यहां क्या करना है, उस पर्सन का नेम मेंशन करना है। समझ में आ गया? तो जब भी चेक रिसीव हो और सेम डे डिपॉजिट करवाए, ये भी ध्यान रखना, फोकस करना इस चीज पर कि जिस दिन आपको चेक रिसीव हो रहा है उसी दिन अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको एंट्री करनी है डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि बैंक तो हो गया आपका रिसीवर, इसलिए डेबिट कर दिया। और पैसे जो देने वाला है पर्सन वो आपका गिवर है, अकॉर्डिंग टू द रूल गिवर जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये एंट्री होगी आपके चेक सेम डे डिपॉजिट करवाने की। लेकिन अगर सपोज कीजिए जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है आपने उस दिन उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, उसको किसी और डे डिपॉजिट करवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको आज चेक रिसीव हुआ और आज आप उसको चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाना भूल गए, या चेक जो है ऐसे टाइम पर रिसीव हुआ जब तक बैंक बंद हो चुके थे। सपोज कीजिए कोई कस्टमर आपकी दुकान पर शाम को 6 बजे आया और उसने आपको चेक दिया आज, तो अब तो चेक डिपॉजिट नहीं हो सकता बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक तो 5 बजे तक क्लोज हो जाते हैं, तो हम वो चेक डिपॉजिट नहीं करवा सकते। तो वो चेक किस दिन डिपॉजिट होगा, नेक्स्ट डे डिपॉजिट होगा। तो जब हम चेक हमें आज रिसीव हो रहा है और हम उसको किसी और दिन डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उस केस में जनरल एंट्री में क्या फर्क होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने एंट्री की थी ये सेम डे डिपॉजिट करवाने की है। अभी जो नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं वो उसमें जिस दिन चेक रिसीव होगा उस दिन क्या एंट्री होगी और जिस दिन हम उसको डिपॉजिट करवाएंगे उस दिन क्या एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री में कर रहा हूं जिस दिन चेक आपको रिसीव हो रहा है उस दिन की, तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी हम उस चेक को अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करा इसलिए हम उसको लिख रहे हैं चेक इन हैंड, कि वो चेक अभी तक हमारे पास में ही है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गिवर का नाम आ जाएगा जिसने भी वो चेक दिया है। ये तो एंट्री होगी उस दिन जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है। अब हम जैसे उसको डे आफ्टर टुमारो या अगले दिन डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो जिस दिन हम इसको चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
चेक इन हैंड अकाउंट। क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि अब ये चेक कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक को डेबिट कर देंगे। और ये जो चेक हमने पहले डीआर किया था जब हमें रिसीव हुआ था, अब हमें इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने का मतलब इस एंट्री के अंदर से इसको कैंसिल करना है, तो हम क्या कर देंगे? चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आया? अब देखिए, अगर इस एंट्री में से हम चेक इन हैंड दोनों हटा देते हैं, चेक इन हैंड दोनों एंट्री में से हटा देते हैं, तो एंट्री बचती क्या हमारे पास में? टू डेटर्स अकाउंट बच रहा है इधर, तो और इधर क्या बच रहा है? बैंक अकाउंट डीआर। तो बैंक अकाउंट डीआर और टू डेटर्स अकाउंट बच रहा है। देखिए ऊपर वाली एंट्री जो कर रखी है आपने, क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो एंट्री वही है कहने का मतलब, लेकिन फर्क कितना सा है कि जिस दिन हमारे को वो चेक रिसीव हो रहा है, हम उस दिन उसको डिपॉजिट नहीं करवा के उसको किसी नेक्स्ट डे में डिपॉजिट करवा रहे हैं, इसलिए एंट्री में ये डिफरेंस जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेम डे डिपॉजिट करवा तो ये एंट्री करनी है, और अगर सेम डे नहीं है तो जिस दिन रिसीव हो उस दिन ये एंट्री, और जिस दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे ये वाली एंट्री पास करनी है। क्लियर? चलिए और कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं। सपोज कीजिए जैसे अभी आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, अब ये जो चेक है वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब जानते हैं आप सभी? चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब, चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब ये है कि जिस कस्टमर ने आपको वो चेक दिया था, अगर सपोज कीजिए उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, जिसने आपको चेक दिया था उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इस वजह से हमारा चेक जो है वो क्लियर नहीं होगा, यानी हमारे अकाउंट के अंदर पैसे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी जिसने चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो उस केस में चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड हो जाता है। इसको हम चेक बाउंस होना भी बोलते हैं। कब होता है? जब पैसे अकाउंट में नहीं होते तब। तो जब हमारा चेक जो है, जो हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक के अंदर, किसने दिया था? मैं राम ने दिया था, फॉर एग्जाम्पल राम ने दिया था, तो वो चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा? जो हमने ये अभी चेक डिपॉजिट करवाने की एंट्री लिखी थी, उस एंट्री की रिवर्स एंट्री जो है हमें वो पास करनी पड़ेगी। तो अभी एंट्री हमने कर रखी है बैंक टू डेटर्स, तो जब चेक डिसऑनर्ड होगा, चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट को हम वापस से डेबिट कर देंगे, और टू क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। चेक डिसऑनर्ड होने की एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हो जाएगी आपके चेक डिसऑनर्ड होने पर। तो इस तरह से ये बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है उनको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो थोड़ा सा जहां पर कंफ्यूजन वाला सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, और उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि इसमें क्या कंफ्यूजन है और आपको किस तरह से इसको एंट्रीज को पास करना है। ठीक है, तो ये बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। हो सकता है इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन रह गए हो तो उनकी भी आपको जनरल एंट्री जो है कर लेनी। जैसे सपोज कीजिए और ट्रांजेक्शन है, बैंक ने आपके बिहाफ पर किसी तरह का कोई पेमेंट कलेक्ट किया है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं बैंक जो हमें फैसिलिटीज देता है उसमें एक फैसिलिटी ये भी होती है कि बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट भी करता है और बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट भी करता है। लाइक सपोज कीजिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मेरे नाम पर भी है, मेरी वाइफ के नेम पर भी है, मेरे बच्चों के नेम पर भी मैंने अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और उन सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज की डेट जो है वो अलग अलग है, यानी जो प्रीमियम की डेट है वो प्रीमियम की डेट अलग अलग है। अब मुझे दिन भर यहाँ पढ़ाता रहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि यार कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम कब पे करना है। तो मैंने क्या किया, एक नोट बनाया कि भैया मेरी इस डेट को इस पॉलिसी का पेमेंट करना है, और ये सारा नोट मैंने बैंक को दे दिया कि भैया ये संभालो आप, मेरा अकाउंट आपके बैंक के अंदर है, आपको क्या करना है इस डेट को ये पॉलिसी का प्रीमियम इतना इतना प्रीमियम आपको पे करना है, वो मैं नहीं करूंगा, आप कर देना। तो बैंक मेरे बिहाफ पर मेरे अकाउंट में से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उन पॉलिसीज का जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड पर पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस लेगा मेरे से, तो वो चार्जेस मेरे अकाउंट से काट लेगा और मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनका पेमेंट वो बैंक कर देगा। तो अब अगर बैंक मेरे बिहाफ पर यानी फर्म के बिहाफ पर या कस्टमर के बिहाफ पर अगर किसी टाइप के एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, जो भी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, लाइक मैंने एग्जांपल लिया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कब? जब बैंक कस्टमर के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है तब। यहां पर कस्टमर का मतलब हम अभी फर्म से ही लेंगे। ठीक है, हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी टाइप का कोई पर्सनल नहीं ले रहे हैं कि पर्सनल मतलब बिजनेसमैन का पेमेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए इस एंट्री के अंदर चेंज हो सकता है। अगर बिजनेसमैन यानी कि जो ओनर है, ओनर की इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट हो रहा है तो वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया ओनर का, तो उस केस में एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगी। उस केस में एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो होती है इसका मतलब है अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल कर रहा है तो, और जैसा मैंने बोला पर्सनल पॉलिसी है बिजनेसमैन की, तो उस केस में एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला, ट्रांजेक्शन है फर्म के तो एंट्री करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। क्लियर? चलिए, ये तो एंट्री होगी आपके अगर बैंक आपके बिहाफ पर किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है तब। दूसरी बात मैंने बोली, बैंक आपके बिहाफ पर अमाउंट कलेक्ट करने का काम भी करता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? अब अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है कोई अमाउंट तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर जो भी इनकम है, सपोज डिविडेंड है तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज इश्यूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी जो भी है, जिस कंपनी के शेयर इशू है, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सपोज कीजिए फर्म ने जो है किसी कंपनी के शेयर ले रखे और उस कंपनी ने उन शेयर्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो बैंक जो है उस फर्म के बिहाफ पर वो डिविडेंड कलेक्ट करने का काम भी करता है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। रूल समझ में आ गया? देखो, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक से पेमेंट कट रहा है इसलिए। बैंक अगर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है तो बैंक के अकाउंट में ही ऐड करेगा ला करके उसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू इनकम अकाउंट, डिविडेंड इनकम है तो इनकम को क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट, ये सारे आपके ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं बैंक से रिलेटेड। तो आप जो भी जनरल एंट्रीज करोगे उसमें अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आते हैं तो आपको इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब ये सारी एंट्रीज नोट कर लीजिए।